नमस्कार। मुकाबला में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। 8 नवंबर को नोटबंदी का ऐलान हुआ था। उसके बाद की परेशानी, हैरानी, कतार और कैश का होना ना होना हम सब ने देखा है, लेकिन इस सब का एक राजनीतिक पहलू भी है। और जैसे जैसे पार्टियां, आप देख रहे होंगे कि सामने आ रही हैं, बयान पार्टियों के नेताओं के सामने आ रहे हैं, राजनीति बिल्कुल इस पर साफ होती नजर आ रही। कहीं पर पीएम मोदी कुछ कहते हैं तो कहीं पर ममता बनर्जी कुछ कहती हैं, नीतीश कुमार कहीं पर खड़े होते हैं तो अखिलेश यादव कुछ कहते हैं। तो ये अलग अलग टुकड़े जो हैं मिलकर एक तस्वीर बनाते हैं, और ये तस्वीर जो है वो राजनीति इस देश की फिलहाल बना रही है, उत्तर प्रदेश के चुनाव के ठीक पहले। लेकिन नोटबंदी की इस राजनीति में कौन पड़ेगा भारी, इस पर चर्चा करेंगे आज मुकाबला में हमारे खास मेहमानों से। पहले परिचय करा देते हैं आपका सभी मेहमानों से। हमारे साथ यहाँ पर अली अनवर अंसारी हैं, सांसद हैं राज्यसभा के जेडीयू से। हमारे साथ डॉक्टर अजय कुमार हैं, पूर्व सांसद हैं लोकसभा के और नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ राकेश सिन्हा जी हैं, आरएसएस थिंकर हैं और डायरेक्टर भी हैं इंडियन पॉलिसी फाउंडेशन के। अभय कुमार दुबे हैं हमारे साथ, लगातार आप इनको सुनते रहे हमारे प्रोग्राम्स पे, डायरेक्टर हैं इंडियन लैंग्वेज प्रोग्राम के सीएसडीएस के। और हमारे साथ सौमेन चट्टोपाध्याय भी हैं जो कि प्रोफेसर हैं स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज में जेएनयू में, और यहाँ पर इसके इकोनॉमिक्स से हमको वाकिफ कराएंगे जो बहुत इस बार जुड़ा हुआ है राजनीति से। दोनों इस तरह से जुड़े हुए हैं कि एक दूसरे पर असर जबरदस्त हो रहा है। सबसे पहले अजय कुमार आपसे जानना चाहती हूँ कि कांग्रेस इस पूरे मसले पर विरोध कर रहा है लेकिन विपक्ष को एकजुट नहीं कर पा रहा है, क्यों? देखिए कादम्बिनी जी, ये कोई जरूरत नहीं है कि सभी विपक्षी पार्टी एक ही मंच पर एक ही बात कहें। कांग्रेस पार्टी का पहले से कहना था कि यदि आप काला धन पर जो है जिस तरह से वॉर करने का अगर आपकी नियत है तो उस पर हमको कोई संकोच नहीं है या कोई आपत्ति नहीं है। परंतु जिस तरह से 8 तारीख के बाद लगातार अगर आप देखेंगे, अगर हम ये कहेंगे आपको कि अगर जनता के बीच में बहुत सारे सर्वे हुए हैं, लेकिन अगर देश के जनता को ये मालूम होता कि अक्टूबर महीने में 5 लाख करोड़ जो है सभी बैंकों में अतिरिक्त रूप में जो है वहाँ पर डिपॉजिट हुई थी। यदि हम कहेंगे कि अलग अलग प्रदेश के अलग अलग जगह पर भारतीय जनता पार्टी के लोग ने बिहार, उड़ीसा से लेकर सब जगह अक्टूबर महीने में नगद के रूप में जो है काफ़ी ज़मीन खरीदे। यदि हम कहेंगे कि आप देश के लिए लाइन पर खड़े हैं, और हाल में तमिलनाडु के एक बीजेपी के युवा नेता 20 लाख नए नोट के साथ पकड़े गए। अजय कुमार जी, आपने बहुत सारी चीजें बोली और आपने ये भी बोला कि सर्वे है। आपने किया था सर्वे? नहीं, मैंने कहा कि सरकार के सर्वे है, सरकार के सर्वे। लेकिन परंतु एक बड़े अंग्रेजी अखबार के सर्वे जो है उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहे। उसमें करीब 56% 56% उसी के बराबर, उसी के 56% लोग इस देश के जो 2 हफ्ते पहले के सर्वे है उसमें जो है लोग, देश के लोग काफी नाराज थे। क्योंकि दिक्कत क्या है कि यदि आप इस पर नियत पर, हम लोग इस पर कि ब्लैक मनी सभी देश के वासियों को जो है काला धन के खिलाफ लड़ना चाहता है, लेकिन हम अगर देशवासी को यह अवगत कराएं कि पूरी जो 80% जो है काला धन एक तो विदेश में है, उस 20% में सिर्फ 6% कैश। तो मुझे आप जो इतनी सारी चीजें आपने हमें बताई है उसमें मुझे जो चीज समझ में नहीं आ रही है कि आपका विरोध किससे है। आपका विरोध काला धन से है, आपका विरोध इसको करने के तरीके से है, आपका विरोध अभी तक कुछ निकल कर सामने नहीं आया उससे है, आपका विरोध सभी पार्टियां एक साथ नहीं आ रही हैं उससे, किससे है? नहीं, हमारे विरोध एक चीज है। पहले तो देश को जब प्रधानमंत्री जी ने जब 8 नवंबर को जो है उन्होंने ऐलान किया था, पहले कि देशवासी को स्पष्ट रूप से ये कहना चाहिए था कि देश के जो 80% कालाधन विदेश में है, 80% कालाधन जो है उद्योगपति, भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट सरकारी अफसर के पास है। ये आम जनता की बात है, ये तो आंकड़े के अनुसार है। फिर प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि हमने पूरी तैयारी के साथ जो है हमने जो है नोट की जो व्यवस्था की और कालाधन के खिलाफ लड़ेंगे, चिंता मत कीजिए। अब धीरे धीरे जो न्यूज में जो एक तो इसकी जो नियत है, क्योंकि नहीं, मुझे इसका क्रक्स बताइए ना कि आप नोटबंदी के खिलाफ हैं, साथ में नोटबंदी अगर जिस तरह से और नोटबंदी के खिलाफ इसलिए हूं, हमारे बात नहीं, मतलब आप टोटली खिलाफ हैं इसके, जिस तरीके से नोटबंदी हुआ है। नहीं, या तो आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं या आप इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। एक चीज है, पहली बात यह है कि अगर आप नोटबंदी के माध्यम से डिमोनेटाइजेशन से जो है हाई डिनोमिनेशन करेंसी को आप खत्म करना चाहते थे, तो वो एक अच्छा कदम था, क्योंकि जो है चुनाव से लेकर के 1000 से लेकर के सब नोट चलते हैं। लेकिन आपने क्या किया,
आपने 2000 रुपए के नोट ले आए, अब 2 महीने बाद जो है जितने भी जो है जितना जो ड्रामा होगा चुनाव में फिर से शुरू हो जाएगी, अब आसान हो जाएगा। एक तो है, तो ये डिमोनेटाइजेशन नहीं है। अली अनवर अंसारी, आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके साथ कांग्रेस एक स्टेट में है, ठीक है, लेकिन तो भी वो यहाँ पर नोटबंदी के खिलाफ नहीं है, जिस तरीके से किया गया है उसके खिलाफ है। देखिए, हम लोग जो हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं, हमारी पार्टी में ज्यादातर लोग समाजवादी आंदोलन और उस पृष्ठभूमि के लोग हैं, वामपंथी आंदोलन की पृष्ठभूमि वाले लोग हैं। तो हम लोगों की बहुत शुरू से काला धन के खिलाफ ये हम लोगों का विचार रहा है और हम लोग उसके पक्षधर रहे हैं। नोटबंदी उसका एक तरीका है। तो हम लोगों ने काला धन चूंकि निकालने के हम लोग पक्ष में हैं। मोदी जी हालांकि हम लोगों के धुर विरोधी हैं, लेकिन उन्होंने एक तरीका अपनाया, लेकिन हम लोगों ने उसका समर्थन किया। लेकिन उसके साथ ये भी कहा कि आप जो बेनामी संपत्ति है उसमें नेता भी हैं, उसमें फिल्म वाले भी हैं, उसमें उद्योगपति भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, उस पर भी लगाम लगाइए, उसको अभी लेके आइए। दूसरी बात हम लोगों ने ये भी कही, हमारे नेता नीतीश कुमार ने, कि आपने दूसरे या तीसरे दिन कि भाई आपने बिना तैयारी के इतना बड़ा कदम उठा दिया, तो अब तो पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि हम इन प्रिंसिपल से सहमत हैं। आपकी पार्टी को ये कभी नहीं लगा कि राजनीतिक तौर पर जब आप कांग्रेस के साथ खड़े हैं स्टेट में, तो इस मसले पर वो भी तो यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से किया गया वो गलत है, तो इसका क्या मतलब लगाएं कि आप आजकल बीजेपी से ज्यादा दोस्ताना महसूस कर रहे हैं? नहीं, देखिए, ये एक दुष्प्रचार है, हम दुष्प्रचार है, ऐसी कोई बात नहीं है। और हम समझते हैं कि ये कहीं से भी संभव नहीं है। दरअसल मीडिया का एक हिस्सा इसमें इस तरह की छवि बनाता है, लेकिन वो जग जाहिर है कि हम लोग बिल्कुल हम लोगों ने एक प्रिंसिपल स्टैंड जरूर लिया है। इसका मतलब ये नहीं है, और उनकी खामियों पर भी नजर है। जिस हिस्से की बात कर रहे हैं, तो ये हिस्सा जो है वो ये भी कहता है कि आपके जो रिश्ते हैं आरजेडी से वो बहुत ही खराब होते जा रहे हैं, इसलिए एक ऑप्शन नीतीश बाबू जो हैं वो ओपन कर रहे हैं बीजेपी के साथ। देखिए, ये आज नहीं है, ये हम लोगों को का रिश्ता बिगाड़ने की पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से भी और मीडिया के एक बड़े हिस्से की तरफ से लगातार इसकी कोशिश हुई है। हाँ। बावजूद इसके ऐसा कोई चीज सामने नहीं आई। अब एक चीज सवाल जरूर है कि हम लोग का अलायंस है, कोई मर्जर नहीं हुआ है, तो कई मुद्दे ऐसे आ सकते हैं। कोई पहली दफा हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, बेहतर होता कि ये नहीं होता। आप ठीक कह रहे हैं कि हम लोग एक तरफ से सोचते, एक तरह से एक्ट करते, लेकिन कई सियासी जमातों में इस तरह के मौके आए हैं। आपको 1 मिनट रोकूंगी, मैं सिर्फ एक छोटा सा जवाब चाहती हूँ। आप इनके इस पोजीशन से आपको कोई परेशानी नहीं होती है? संसद में जब विरोध हुआ था तो उस वक्त जेडीयू के 7 लोग थे, उस वक्त शरद यादव जी सब लोग साथ में थे। हमारा ये कहना है कि अगर नीतीश जी का अगर कहना है कि काले धन के खिलाफ, देखिए एक चीज, अगर डीमोनेटाइजेशन विमुद्रीकरण की जो लड़ाई उन्होंने ये जो कार्यक्रम जो मोदी जी ने शुरू किया था, अगर सचमुच में उसको काले धन की अगर लड़ाई के रूप में अगर होती तो हम लोग जो समर्थन करते हैं। लेकिन जिस तरीके से काला धन को सफेद करने के लिए पूरी तरह से सभी योजनाएं जो है मोदी जी की सरकार ने जो लागू किया है वो अफसोसजनक है और जनता, देश के जनता के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। बहुत कन्वीनियंट सिचुएशन है। राकेश सिन्हा जी, आपसे जानना चाहते हैं कि यहाँ पे इन दोनों पार्टियों ने बड़ा कन्वीनियंट एक पोजीशन लिया है कि इनको ऐसे लेकिन जो लगता है वो ये कि विपक्ष जो है वो बिल्कुल बंटा हुआ है। जहां तक नोटबंदी का सवाल है उस पर विपक्ष बिल्कुल बंटा हुआ है। कहीं ना कहीं ये पूरे बीजेपी परिवार को सूट करता है इस वक्त। देखिए, जब ये कदम उठाया गया था तो उम्मीद की जा रही थी कि सभी पार्टियां दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इसमें सहयोग करेंगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। पहली बार भारत के इतिहास में विपक्ष की पार्टियों ने जमीनी हकीकत को से अलग तोड़ कर अपने आप को काले धन के प्रवक्ता के रूप में अपने को प्रस्तुत किया। मैं जेडीयू को इसका अपवाद मानता हूँ। अच्छा। मैं 2 बातें यहाँ कहना चाहता हूँ जिसके कारण
आम आदमी को किसी अर्थशास्त्री से ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है कि काला धन क्या होता है, उसका प्रभाव क्या होता है। दिन प्रतिदिन के अनुभव में काले धन का अनुभव देखते हैं, अपने आस पड़ोस देखते हैं। काला धन सिर्फ अर्थशास्त्र को नहीं, सिविल सोसाइटी की संस्कृति को भी प्रभावित करती है, एक्स्ट्रा कंज्यूमरिज्म पैदा करती है। और भारत का इतिहास देखिए, ये काला धन की लड़ाई सिर्फ काले धन की लड़ाई नहीं है। जिस पार्टी को आप राइटिस्ट पार्टी कह के निंदा करते हैं, जिस प्रधानमंत्री को राइटिस्ट कहा जा रहा है, कदम वह उठाया जा रहा है जो कि एक सोशलिस्ट प्रधानमंत्री से, सोशलिस्ट पार्टी से एक्सपेक्टेड था। यह वस्तुतः जो अर्थव्यवस्था में एक गैप है, वो गैप क्या है? रसिया के बाद भारत दूसरा देश है जहां 58.6% लोगों के 58.6% धन 1% लोगों के पास है। देश का 58% धन 1% लोगों के पास है। और 90% लोगों के पास, जो वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है, $10,000 से कम का वेल्थ है, यानी 7 लाख रुपए का वेल्थ है। उस दिशा में आज 5 लाख करोड़ भी यदि मार्केट से बाहर जाता है, 3 तरह के पैसे हैं। देखिए, मिथ के आधार पर हमें डिबेट नहीं करना चाहिए, हकीकत बता रहा हूं। 3 तरह के पैसे, ब्लैक मनी, डार्क मनी, अनसीन मनी। बहुत से लोगों के पास पैसा है, जैसे बहुत से मुसलमान बैंक में पैसा नहीं जमा करते हैं, तो अनसीन मनी है। एक डार्क मनी है जो डोनेशन के थ्रू गलत तरीके से आप लाते हैं, एक सच में ब्लैक मनी है। तो तीनों पैसों को राज्य की नजर में लाना, एक तो राज्य के अकाउंट में पैसा गया, नहीं, ऐसी बहुत सारी चीजें आ रही हैं। और ये भी आपको बता दूं कि अभी कल जो बैंगलोर में सीजर हुआ है, वहां पर नए नोट में करीब 5,70,00,000 रुपए बरामद हुए हैं और मोहाली में 42 लाख फर्जी नोट बरामद हुए। नहीं, ये भी है जो फर्जी नोट और ये सारी चीजों के बारे में कहा जा रहा है, वो भी हो रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हम फिर अभय जी के पास और सौमेन जी के पास जाएंगे। इसके ऊपर आप तीनों ने जो कहा है उस पर राय लेने के लिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। लगातार 3 पार्टियों से, 3 पक्षों से हमने इस पर राय ली है, लेकिन हमारे साथ जो 2 एक्सपर्ट्स हैं, अभय जी आपसे पहले जानना चाहेंगे कि जैसा यहाँ पर राकेश जी कह रहे हैं कि जब जमींदारी का उन्मूलन हुआ तो ऐसे हुआ वैसे हुआ, बहुत सारे उदाहरण हमें इतिहास के इन्होंने दिए हैं। लेकिन जो आज जो हो रहा है और आज जो आबादी है, आज जो एक ग्लोबल दुनिया जिसको हम कहते हैं, हर एक पर्सन हर जगह कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, लेकिन उसमें एक अपवाद ये भी है कि बहुत सारे लोग कनेक्टेड नहीं भी हैं। क्या उसको आपको लगता है इन सारी चीजों को देखते हुए कि एक ओवरऑल पिक्चर जो है वो राजनीतिक तौर पर शायद नहीं ली गई है, एक बहुत बड़ा गैम्बल है जो किसी भी दिशा में जा सकता है? देखिए, अभी इस मसले के ऊपर एक राजनीतिक धुंधलका है। हाँ। अभी स्पष्टता नहीं है कि मामला किधर जाएगा। आपकी बात ही आप बिल्कुल सही है, लेकिन अगर मैं बुद्धि का इस्तेमाल करूं, अपनी अकिंचन बुद्धि का इस्तेमाल करूं, तो मुझे लगता है कि नोट बदली या नोटबंदी, जो भी आप इसे कहें, इससे उनमें से कोई भी लक्ष्य नहीं पूरा होने वाला है जिन लक्ष्यों को पूरा करने का दावा किया गया है। एक भी काम नहीं होगा, ना काला धन आएगा, ना जाली नोट रुकेंगे, ना ही आतंकवादी गतिविधियों के ऊपर कोई भी पाबंदी होगी। इससे क्या होगा, एक बड़ा विचित्र सा काम होगा। इससे विचित्र काम ये होगा कि हम जो भारतीय जनता पार्टी के आलोचक हैं या वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी के प्रशंसक हैं, किसी को अंदेशा था, किसी को उम्मीद थी कि ये लोग हिंदू राष्ट्रवाद लाएंगे, लेकिन मोदी जी ने दोनों गलत साबित किया। वो प्लास्टिकवाद ला रहे हैं, हिंदू राष्ट्रवाद नहीं ला रहे, वो प्लास्टिकवाद ला रहे हैं। एक भूमंडलीकरण का, ग्लोबलाइजेशन का एक स्वप्न है, जो बुलेट ट्रेन जैसा स्वप्न है कि इस देश में प्लास्टिक बनी लाया जाएगा, कैशलेस सोसाइटी बनाई जाएगी, इसकी कोशिश की जा रही है, बिना इस बात की परवाह किए हुए कि जो अनौपचारिक अर्थव्यवस्था है उसकी कमर पूरी तरीके से टूट गई है, क्योंकि पूरे कुल घरेलू उत्पाद का सबसे बड़ा हिस्सा अनौपचारिक अर्थव्यवस्था से आता है। देश में सबसे ज्यादा रोजगार अनौपचारिक अर्थव्यवस्था से निकलता है, उसको पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है। इस पूरा 1 महीना भी नहीं हुआ है, उसी में ये हालत हो गई है। इसी तरीके से जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, जो कि अनौपचारिक अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई थी, उसका पूरी तरीके से कबाड़ा कर दिया गया है। इन चीजों के बहुत दूरगामी परिणाम होंगे, बड़ी निराशा फैलेगी समाज में, बड़ी हताशा फैलेगी, बेरोजगारी होगी, और जो राजनीतिक प्रणाली है उसके प्रति लोगों का मोहभंग होगा, नेताओं से लोग घृणा करने लगेंगे। इस मुद्दे ने विपक्ष की यूनिटी का जो इंडेक्स है वो पिछले 2.5 साल में सबसे ज्यादा हाई ऊंचा कर दिया है। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ था कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी एक मंच पे हो, डीएमके और अन्ना डीएमके एक मंच के ऊपर हो, टीएमसी और सीपीएम एक मंच के ऊपर हो,
पिछले 2.5 साल से ऐसा संभव नहीं था। केवल इसी मुद्दे ने इस बात को संभव किया है। और इसके ऊपर ये विपक्ष की एकता जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, अगर ये इसी तरीके से आगे बढ़ी, ये सब अपवाद है कि नीतीश कुमार इसके अंदर नहीं है, ये इसका एब्रेशन है इस प्रक्रिया का मतलब। और नीतीश कुमार का वो अपनी राजनीति है। और अगर वो जिस दिन आ जाएंगे उस दिन तो ये विपक्ष की एकता बहुत दैत्याकार लगने लगेगी। मैं ये कहता हूं, हो सकता है कि इसके पीछे इरादा नेक रहा हो, मैं इससे इनकार नहीं करता हूं। पहले दिन मैंने भी कहा था कि इरादा नेक है, लेकिन व्यवस्था आप कैसे करेंगे और नए काले धन का जनरेशन कैसे रोकेंगे, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। अगले दिन बैंक बंद रहे, 2 दिन एटीएम बंद रहे, तीसरे दिन से जो कुछ हुआ उसके बाद से परिस्थिति लगातार बिगड़ती चली जा रही है। इसलिए ये मान सकते हैं लोग कि भाई कि नरेंद्र मोदी बहुत बड़ी कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको लगता है कि ये एक वोटर के साइकोलॉजी पर, वोटर के दिमाग पर ये असर डालेगा? आपको लगता है? एक थीसिस क्योंकि है। अभी भी जब हम किसी से बात करते हैं तो अधिकतर लोग जो हैं काफी हताशा में होते हैं, लेकिन तब भी एक लेकिन लगा के ये बोलते हैं कि हाँ बहुत परेशानी, बड़ा अच्छा काम है, लेकिन उसके बाद कहते हैं। मेरा कहना यह है कि मेरा कहना यह है कि एक थीसिस ये चल रही है कि नरेंद्र मोदी ने ये कदम उठाकर सामान्य मतदाता को मनोवैज्ञानिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से स्पर्श कर लिया है। अच्छा, छू लिया है। तो इस थीसिस की परीक्षा है। अच्छा, ये थीसिस की परीक्षा है। ये थीसिस ही, ये परीक्षा ही आगे बताएगी कि मोदी को कतार में खड़े हुए लोग सारे वोट देंगे या केवल वो लोग वोट देंगे जो पेटीएम करते हैं। ये 2017 वाली परीक्षा बताएगी या 2019 वाली परीक्षा? ये उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी काफी कुछ तय होगा और 2019 में 30 सेकंड में 30 सेकंड दो। देखिए 30 सेकंड से ज्यादा नहीं, आप भी 30 सेकंड। मैं सौमेन जी के पास जाना चाहती हूँ। अगर काले धन के कारण विपक्ष एक हो रहा है, काला धन कारण बन रहा है एआईडीएमके, डीएमके, एसपी और बीएसपी का एक होने का, आम जनता की बौद्धिकता पर सवाल मत कीजिए। वो देख रहा है कि राजनीतिक पार्टियों के राजनीतिक गलियारों में काले धन का कैसा दुरुपयोग हो रहा है, और आम लोगों की बौद्धिकता को सवाल के घेरे मत लाइए। आम आदमी इसके साथ इसलिए है कि काले धन का विक्टिम है। एक 8 लाख का एजुकेशन लोन लेकर पढ़ने वाला बच्चा किस प्रकार से परेशानी महसूस करता है वो जानता है। ठीक है, 30 आपका भी 30 सेकंड, उससे ज्यादा नहीं। क्या है कि भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के लोग ये कोशिश कर रहे हैं जनता को ये समझाने के लिए कि लोग, विपक्ष के लोग काला धन के खिलाफ है। ये सबसे बड़ी झूठ है। हम लेकिन आप उसका उल्टा समझा नहीं पा रहे हैं ना। एक मिनट समझा पा रहे हैं इसलिए कि देखिए, समझा इसलिए पा रहे हैं कि अगली हम कहेंगे कि आपको कि सिर्फ बीजेपी के नेता लोग से अगर 3 करोड़ के उनके दामाद नागालैंड में पकड़े गए कैश के साथ, 51 लाख पकड़े गए मंत्री के साथ, 5 लाख करोड़ जमा हुए थे अक्टूबर में। अब तो जनता को ये बात मालूम नहीं थी। उड़ीसा में जो पूरे देश में जमीन जो खरीदा गया, अभी भी जो लाइन में लगा है सर, जो अभी भी लाइन में लगा है ना, वो 4 दिन से लाइन में लग रहा है, अखबार नहीं पढ़ रहा। नहीं, एक मिनट कानून जी, ये बात की खुलासा हो रही है। सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी भूल क्या है? मोदी जी जो डिजिटल इंडिया के जो कहानी बता रहे हैं, एक ही आंकड़े आपके सामने देना चाहता हूं। ये बोलते कि 75 करोड़ के आसपास डेबिट कार्ड है। मोदी जी को, जेटली जी को ये नहीं मालूम है कि 95% लोग डेबिट कार्ड के लिए किस लिए इस्तेमाल करते हैं? कैश निकालने के लिए। लेकिन बोलते कैशलेस इकोनॉमी है, कार्डलेस इकोनॉमी है। सौमेन जी, आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरह से बार बार एक चीज जो निकल कर आई है, जो संसद में बार बार बहस हो रही है, उसमें यह भी कहा गया कि रोज बातें चेंज होती हैं, रोज नियम चेंज होते हैं। मनमोहन सिंह ने भाषण दिया है, अब उसको आप भाषण को क्या एक नेता का भाषण आप कहेंगे या फिर एक इकोनॉमिस्ट का भाषण कहेंगे? देखिए, जो ब्लैक इनकम जो जनरेट होता है, 2 सेक्टर है। एक तो इंडस्ट्री सर्विस में होता है और इसमें होता है इलीगल सेक्टर में होता है। जो इलीगल सेक्टर है, ड्रग ट्रैफिकिंग और स्मगलिंग, वो कैश के ऊपर काफ़ी डिपेंड करता है। लेकिन जो इंडस्ट्री और सर्विस में जो ब्लैक इनकम जनरेशन होता है, वो अकाउंटिंग जगलरी है, राइट। तो जो प्रॉफिट जो दिखाता है टैक्स अथॉरिटी को, वो कॉस्ट वो थोड़ा ज़्यादा कर देता है और आउटपुट जो प्रोड्यूस करता है उसको थोड़ा कम कर देता है। तो इसको साथ ब्लैक मनी का कोई संबंध ज़्यादा नहीं है, राइट। तो ये जो इनकम जो जनरेट होता है वो कंजम्पशन होता है और सेविंग होता है। सेविंग जो होता है वो ब्लैक वेल्थ है। अभी जो हम लोग जो टारगेट कर रहे हैं जो सरकार ने, ब्लैक मनी एक छोटा सा हिस्सा है पूरा ब्लैक वेल्थ का। एक तो है कि जो इतना दिनों से जो पैदा हो रहा है वो ब्लैक वेल्थ है, जो बैंकों में जमा हो रहा है, जो हुआ है ब्लैक वेल्थ है। उसमें लैंड है, उसमें गोल्ड है, उसमें स्विस बैंक में अकाउंट में जो पैसा जमा है, और एक छोटा सा हिस्सा कैश में रखा। तो आपने कैश को टारगेट किया, लेकिन ब्लैक वेल्थ तो वो तो वैनिश हो गया इतना दिनों से जो हो रहा है, और ब्लैक कंजम्पशन तो वो खर्च हो गया देश और देश की बाहर में। तो आपने जिसको जो टारगेट कर रहा है वो एक छोटा सा हिस्सा है, ये समझाने पड़ेगा। सेकेंड, ब्लैक इनकम जो जनरेट हो रहा है वो एक सिस्टेमिक है, हर एक अलग अलग सेक्टर में अलग अलग ढंग से पैदा होता है। आप जो कर रहे हैं, जो पानी जम गया वो स्टॉक है, वो ब्लैक मनी है,
ठीक है। उसको आप टारगेट किया। लेकिन जो सिस्टम में जो जनरेट हो रहा है अकाउंटिंग जगलरी की वजह से, टैक्स अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंट की जो सहायता से टैक्स इवेशन, टैक्स अवॉइडेंस में, उसमें आप कुछ नहीं कर रहे हो। तो नेचुरली ये जो कर रहे हो आप 5% के लिए जिसको पास ब्लैक मनी हो सकता है, और 95% ये भुगत रहा है। तो हम ये माने कि मनमोहन सिंह ने जो पूर्व पीएम ने कहा है संसद में, वो सही कहा है? सही कहा है, सही कहा सही है। कहा है। और जो एक चीज और, सर एक उसमें काफी दम सेकंड, है। एक चीज और जो उन्होंने आरबीआई के बारे में बोला, उन्होंने पीएम के बारे में बोला कि जिस तरह से नियम लगातार बदल रहे हैं, तो एक विश्वास का स्तर जो है उनके ऊपर वो कम होता है। और कहीं ना कहीं जो ऑफिस है, जो आरबीआई है एक संस्था के तौर पर, या पीएमओ है जो संस्था के तौर पर, उस पर भी विश्वास कम होता है। क्या ये एक तरह से जिसको कहते हैं कि ब्लो लगना है लोगों के विश्वास पे? क्योंकि अभी तक होता है कि जब सरकार कुछ कह रही है तो वो अटल सत्य है। मेरा ख्याल से जो बार बार जो पॉलिसी चेंज हो रहा है, हाँ। वो एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम है। जो टारगेट किया ब्लैक मनी को, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन में ये सारी चीज जो हम लोग कोऑपरेटिव बैंक की वजह से क्या हुआ है, सप्लाई चेन जो टूट गया, जो डिमांड फॉल हो गया, तो ये सारी चीज मेरा ख्याल से सही तरह से एंटिसिपेट नहीं कर पाया। ठीक है इसको सर, एक लिए छोटा सा problem कमेंट मुझे ब्रेक लेना है। छोटा कमेंट। हाँ। कहा यह जा रहा है कि काले धन पे सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। हाँ। बात बिल्कुल उल्टी है। सर्जिकल स्ट्राइक सफेद धन के ऊपर हुई है। उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है मैं आपको बताता हूं। तो कारण ये है कि अगर आप 2011-12 के से इनकम टैक्स के छापों के आंकड़े देखें, इनकम टैक्स ने 2011-12 से आज तक 7,500 करोड़ रुपए की भ्रष्ट संपत्ति घोषित की है। उसमें काले धन की नकदी की सीमा, नकदी का कंपोनेंट क्या है? 4-5%, ये अधिकतम 6%। बाकी सब दूसरे रूपों में, जैसा कि अभी प्रोफेसर साहब ने बताया। ये बड़ा तो इसलिए पूरा का पूरा हमला जो है उन लोगों के पैसों के ऊपर है जो मेहनत के कमाए हुए पैसे हैं, उनका पैसा ले जाके बैंक में जमा किया जाए और उनके ऊपर उस पैसे के विड्रॉल पे, उस पैसे की निकासी पे पाबंदी लगा दी जाए। ये विश्व के इतिहास में पहली बार हो रहा है और इसका कोई जवाब नहीं मिला है आज तक। ऐसा क्यों? जवाब शायद 2017 में। सर मुझे एक ब्रेक लेना बहुत जरूरी है, एक ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हमारे जो दर्शक यहाँ साथ में बैठे हैं उनसे भी हम सवाल लेंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। कई इंपॉर्टेंट और कई इंटरेस्टिंग पॉइंट्स इस सेगमेंट में, पिछले सेगमेंट में हमें मिले, लेकिन अब इस सेगमेंट में उन पॉइंट्स के आधार पर हमारे जो व्यूअर यहाँ पर हमारे साथ बैठे हैं वो सवाल पूछना चाहते हैं। पहला सवाल आप पूछेंगे, किनसे पूछना है? मैं राकेश सिन्हा जी से पूछना चाहता हूँ। जी बोलिए। मेरा सर प्रश्न ये है कि जैसे मैडम ने शुरू में कहा कि ये सब कुछ नोटबंदी का जो भी चीज हुई, तो अब एक तरह से राजनीति का एक अखाड़ा सा बन के रह गया है। तो मेरे को ये लगता है साहब कि यह अखाड़ा सिर्फ 6 महीने के लिए है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के बाद ना नोटबंदी होगी, ना कोई पूछेगा किसी को। सिर्फ बीजेपी, क्योंकि बिहार के अंदर मार खाए बैठी है, वो यूपी को जीतना चाहती है किसी भी हाल में। ये मैं राकेश सिन्हा आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या सिर्फ एक इस चीज के लिए पूरे देश को जो हालात आपने कर दिए हैं, क्या ये अच्छी बात करी आपने? सरकार की जो एक नीति मैं जो देख रहा हूं कि अवैध धन, काला धन और अविषमता को कम करना और भ्रष्ट अफसरों को, 2014 से लेकर 16 तक जितने भ्रष्ट अफसरों पर कार्रवाई हुई है शायद 60 सालों में नहीं हुई है। आप आंकड़ा देख जाइए, ये सत्यता है। दूसरा कि काले धन पर स्ट्राइक करने का कन्वेंशनल तरीके से आप काले धन को समाप्त नहीं कर सकते हैं। जो मैंने 500 करोड़ और 35 करोड़ का 2 डाटा आपको दिया, वो तो मार्केट से गया, क्या चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग पकड़े जा रहे हैं या कांग्रेस। मैं तो कह रहा हूं इसके इस कदम से इरेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज लोग इफेक्टेड हुए हैं। और काला धन एक्सपेंड चुकी किया था। 10 साल पहले होता तो लोग नहीं घबराते। 10 साल में काला धन इनफॉर्मल मनी में बदल गया था, हम एकस्टम्ड हो गए थे। तो आज सब कोई थोड़ा थोड़ा प्रभावित हो रहा है। तो मैं कह रहा हूं यह कदम एक रचनात्मक कदम है और आने वाले समय में इसका परिणाम दिखाई पड़ेगा। किनसे आपका सवाल? जो हमारे प्रोफेसर जेएनयू से आए हैं, इनसे अच्छा, सवाल हाँ है। ठीक है। सोमेन सर एक्चुअली हर एक पार्टी का कोई ना कोई पॉलिटिकल स्पॉन्सर होता है, वैसे बीजेपी के भी होंगे। तो क्या बीजेपी ने पहले मीन्स अपने चुनाव लड़ने के लिए इंतजाम किया था, या इससे उनके ऊपर क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, फंडिंग ना ज़्यादा तरीके से इंडस्ट्री से आता है और इंडस्ट्री में ही टैक्स इवेशन होता है ज़्यादा, है ना, जैसे मैंने समझाने का कोशिश किया। तो ये लिए इंडस्ट्री वालों को ज़्यादा वो फर्क नहीं पड़ रहा है, बिकॉज ये अकाउंटिंग जगलरी है ना। दोनों खाता आपने मेंटेन कर रहे हो, एक में टैक्स दे रहे हो और एक में अब घर में लेके जा रहे हो। तो इंडस्ट्री फंडिंग तो वो तो ये होगा, रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो छोटा मोटा काला धन, जो कमीशन अगर ये अगर जो इलीगल एक्टिविटी है, थोड़ा आउटपुट, ये लोगों ने
थोड़ा सफर कर रहा है, लेकिन इंडस्ट्री फंडिंग थोड़ा सफर नहीं करेगा। देखिए, ये टेक्स्ट बुक की बात कर रहे हैं कि उनके पास क्या जगलरी है। देखिए, हर इंडस्ट्रियलिस्ट और हर बिजनेसमैन एक बड़ा अमाउंट फ्लोटिंग मनी अपने पास रखता है। आज उनके सामने चुनौती है, और जो बड़े पैमाने पर आप देखिए, जनधन योजना में कैसे हजारों करोड़ रुपए आ गया, किसने दिया? आखिर सरकार के पास गरीब के खातों के द्वारा पैसा है। आप कहते हैं आम आदमी पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, आम आदमी का एम्पावरमेंट होगा। टैक्स पेयर की संख्या अगले बजट के दौरान आप देखिएगा 4 टाइम्स बढ़ेगा टैक्स पेयर की संख्या। देखिए, इसको सिर्फ राजनीतिक दलों के जुगलबंदी के आधार पर हमें नहीं देखना चाहिए। ये देश के लिए एक ऐतिहासिक फैसला है, और मैं कहता हूं रीवर्थ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अभय जी कह रहे हैं व्हाइट मनी के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक है, मैं कहता हूं भारतीय अर्थव्यवस्था पुनर्जन्म की ओर बढ़ रही है। लेकिन लाइन में जो लोग खड़े रहे हैं, जो लोग लाइन में 12 बजे रात तक, 2 बजे रात तक, रात भर, उसमें कोई भी बड़ा पूंजी वाला कारपोरेट घराने का कोई भी पूंजीपति लाइन में नहीं खड़ा रहा है। हम लोग खड़े हैं। 1975 में जब देश में आपातकाल लगा था, तब उस वक्त किसी भी व्यक्ति से पूछा जाए कि भाई ट्रेनें टाइम पे चलनी चाहिए नहीं चलनी चाहिए, लोग कहते हैं बिल्कुल चलनी चाहिए। आबादी कम होनी चाहिए, लोग कहेंगे बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन आखिरकार जो किया गया, इन चीजों के नाम पर जो किया गया, उसका नतीजा क्या निकला? उसका राजनीतिक नतीजा क्या निकला? हम सब लोग जानते हैं, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। इसी तरह आज अगर लोगों से ऑब्जेक्टिव टाइप भी प्रश्न पूछा जाएगा, भाई देश में काला धन खत्म होना चाहिए, और आप थोड़ी तकलीफ उसको उठाने के लिए तैयार हैं, लोग कहेंगे हाँ उठाने के लिए तैयार हैं। इस चीज का हम लोग राजनीतिक नतीजा क्या निकालें? लेकिन ये भी तो फैक्टर है ना कि अगर मान लीजिए, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि ये 50-50 का गैम्बल है, मान लीजिए कि ये जो विमुद्रीकरण है अगर ये सफल हो जाता है, 6 महीने मान लीजिए तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ में रहते हैं लोग, लेकिन उसके बाद स्थिति सुधर जाती है, तो क्या ये फायदे में नहीं होगा? नहीं, ये स्थिति इसलिए नहीं सुधरेगी केवल लाइनें गायब हो जाने से, या जो करेंसी रद्द की गई है वो करेंसी रिप्लेस हो जाएगी, केवल इससे स्थिति नहीं सुधरेगी। अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जो अर्थव्यवस्था का सबसे ताकतवर, सबसे व्यापक, सबसे प्रभावशाली हिस्सा है, अनौपचारिक हिस्सा, वो उस हिस्से की कमर टूट गई है। देखिए, और जो औपचारिक हिस्सा है वो कमजोर और छोटा है, वो उन जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता। अभी आने वाले कई साल तक चारों से नहीं कर सकता, बहुत शॉर्ट में उससे बड़ा हो जाएगा पूरी अर्थव्यवस्था का। नई अर्थव्यवस्था की तरफ लोग नहीं जा रहे हैं, हम लोग नए विनाश की तरफ जा रहे हैं। छोटा जवाब दे रहा हूं, बहुत छोटा, 15 सेकंड से ज्यादा नहीं, वक्त बहुत कम है मेरे पास। काले धन के लोग परेशान हैं, तब आप कहते हैं इमरजेंसी आ गया है, तो ऐसा इमरजेंसी तो काले धन वालों के लिए है, ये काले धन के लोगों के लिए इमरजेंसी की तरह है। जो किसान है, मजदूर है, क्या किसान अर्थव्यवस्था आज तक बनी है जिसमें जीरो ब्लैक मनी हो? नहीं, वो नहीं होगा, अर्थव्यवस्था बन सकती है, कभी नहीं होगा, लेकिन काले धन पर नियंत्रण करे ही नहीं, इसका अर्थ सरकार कार्रवाई नहीं करे। शॉर्ट में 15 सेकंड। नहीं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जिस अर्थव्यवस्था जिस तरह से जा रही है, नौकरी खत्म हो रही है, किसान की हालत खराब है, ये लोग समझ नहीं रहे हैं। ये लोग सिर्फ जो है ना, हर एक आदमी को देशद्रोही जो है करार देते हैं। नहीं, ये समझ नहीं रहे हैं। नहीं, अगर आप इनके विरोध बोलेंगे तो सब देशद्रोही है। प्रार्थना पे क्यों आ गए हैं? काम करिए ना। 2 सेकंड। हमारी दिक्कत क्या है कि बहस में बोलते हैं कि आप काला धन के खिलाफ नहीं है, आप काला धन के साथ हैं। हमारा ये कहना है कि नौकरी जाएगी, किसान मरेगा, बेरोजगार, और बड़े बड़े उद्योगपति लोग, सेठ लोग जो धना सेठ जो है और अमीर होते रहेंगे, उसकी कोई कार्रवाई नहीं। सर, आप विपक्ष हैं। सर, एक सेकंड। नहीं, राकेश जी बताइए, एक उद्योगपति एक नेता को पकड़ा है क्या अभी तक? आप बताइए, उद्योगपति को काला धन के मामले किस नेता को पकड़ा है? अजय जी, आप बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं, लेकिन आप प्रार्थना पे क्यों आ जा रहे हैं? आप विपक्ष, आप मजबूत विपक्ष क्यों नहीं पेश कर रहे हैं? कादर जी, एक चीज है, देखिए, विपक्ष जो है जिस तरह से लड़ाई लड़ रही है, आप देख लीजिए, हर तरीके से जो सब लोग लड़ रहे हैं, ममता बनर्जी लड़ रही है, सभी पार्टी लड़ रही है, और ये देश को ये लोग क्या कर रहे हैं कि अपने माध्यम से पूरी तरह से जो भी विरोध करता है, आप देख लीजिए, 19 साल का लड़का को मध्य प्रदेश में, क्योंकि उसने लाइन में खड़ा हुआ था, उसने पोस्ट किया था तो गिरफ्तार कर लिया। इस देश में 19 साल का लड़का भी जो है क्रिमिनल हो गया है, लेकिन मोदी जी 125 को लोग को लाइन में खड़ा कर दिया, वो जो है वो बम है। 19 साल का लड़का गिरफ्तार हो जाता है मध्य प्रदेश में। ये ऐसी रही भारत, बदल रहा है देश। और 84 लोग हम लोगों ने पार्लियामेंट में सवाल उठाया कि जो मोदी जी आपने कहा कि जरा तकलीफ उठाओ, तो वो तकलीफ के क्लाइमेक्स तक गया, अपना जान न्यौछावर कर दिया, और गरीब लोग थे उनको, उनके लिए शोक प्रस्ताव एक लाइए, उनको मुआवजा दीजिए, लेकिन इतनी भी संवेदना नहीं। लेकिन आप मुआवजे की मांग कुछ जल्दी नहीं कर रहे हैं? कहे क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं जल्दी? क्या जल्दी है? इतने हृदय किसी का भी नहीं होना चाहिए।
पूछेंगे क्या? ये आर्थिक इतना है, मोर्चे के देखिए, शहीद मैं हैं। सियासी लोग कादम्बरी जी, हाँ, कादम्बरी ठीक जी, है, चलिए, नहीं आर्थिक नहीं, मोर्चे अब के मुझे शहीद ब्रेक हैं। लेना बहुत जरूरी है, ब्रेक लेना बहुत जरूरी है, एक ब्रेक लूंगी और ब्रेक के बाद फाइनल कंक्लूजन, फाइनल कमेंट्स के लिए अपने मेहमानों के पास आऊंगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ। ये आखिरी सेगमेंट में हम अपने सभी मेहमानों से इस चीज पर कंक्लूजन मांगेंगे, टिप्पणी मांगेंगे कि राजनीतिक तौर पर इस पूरी नोटबंदी को वो कहां पर देख रहे हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे अली अनवर अंसारी जी। नहीं, देखिए, एक छोटी सी शुरुआत थी। हम लोगों ने अपने आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट के अनुसार उसका समर्थन किया, लेकिन हम लोगों की मांग है कि आप झींगा और पुठिया को तो फंसाने के लिए जाल बिछा देते हैं, लेकिन बरारी और रहू कब फंसेगा? और घड़ियाल, जो घड़ियाल हैं उनको दाहिने बाएं ले करके घूम रहे हैं, अगर वो नहीं करेंगे तो बेईमान होंगे। और 8-10 दिन अगर यही हालत चली तो ये हालत चली तो बहुत बुरा होगा इस देश का। और दुबे जी ठीक कह रहे हैं कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, अनौपचारिक व्यवस्था है, व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था है, उस पर गहरी चोट पड़ी है। वैसे अली अनवर अंसारी जी, मुझे लग रहा है आपकी पार्टी का जो इस वक्त जो इस पर ये है ना, वो है चित भी मेरी पट भी मेरी। अजय कुमार जी। नहीं, सही बात कह रहे हैं, कभी कभी। हाँ प्लीज देखिए, हाँ, सबसे बड़ा दुख इस बात की है कि जो मोदी जी का अगर सचमुच में कालाधन की जो लड़ाई अगर वो करना चाह रहे थे, एक तो विदेश से जितने 80% के आसपास जो कालाधन है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, और जो सचमुच में 3 सूत्र कालाधन के, एक तो भ्रष्ट पदाधिकारी, उद्योग और नेतागण। तो नेतागण में मैंने पहले कहा था कि पॉलिटिकल पार्टीज का फंडिंग, सरकारी अफसर को जो अगर बीबी और बच्चे लोग के पूरे संपत्ति के उस कानून को लागू नहीं कर रहे हैं। अगर वो कानून लागू करते कि आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर अपने पत्नी और बच्चे लोग की संपत्ति को डिक्लेरेशन पिछले 3 साल से पेंडिंग है, ठीक है, उसको पूरा कर ले। और तीसरी बात है कि अगर सचमुच में अगर ब्लैक मनी के खिलाफ अब लड़ना चाहते हैं तो ये जिस तरह से इन्होंने जो नाटक रचा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अर्थव्यवस्था पर जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ेगी, नवयुवक को जो रोजगार नहीं मिलेगा और किसान त्रस्त है, उसके असर जो अगले 3-4 महीने में हम लोग को दिखाई देगा, वो सचमुच में अफसोसजनक है और खतरनाक है देश के लिए। राकेश जी। मोदी जी ने तो काले धन के प्रवक्ताओं को, काले धन के सरदारों को अनुलोम विलोम करा दिया है। पहली बार उनको पता चला है कि सरकार क्या होती है, राज्य क्या होती है। और भले ही आप प्रोपेगेंडा कर लें, स्पॉन्सर कर ले प्रोपेगेंडा, लेकिन मैं दो इसका इम्पैक्ट बता रहा हूँ। जो अनौपचारिक अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। काले धन के दबाव में ही अनौपचारिक अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही थी, एक। और दूसरा इसका इम्पैक्ट पड़ेगा कि देश में जब 5 लाख करोड़ का आरबीआई अपना पैसा छापेगी, जो 5 लाख करोड़ ब्लैक मनी था, तो इसका इम्पैक्ट आम आदमी पर होगा या उन घड़ियालों पर होगा। मुझे लगता है पहली बार घड़ियाल के लिए जाल बिछाया गया है। भले नीतीश जी को थोड़े दिन बाद ये समझ में आएगा। ठीक है, सोमेन जी। ऐसा होता ये सोमेन जी, हाँ, ब्लैक मनी को टैकल करने के लिए ब्लैक इकोनॉमी को अब रोक नहीं पा रहा है। ये जो है ब्लैक मनी, ब्लैक इकोनॉमी का जो हिस्सा है, जो स्टोरी है, ये तो अभी 1 बरस में वो फिर पॉज के बाद फिर से शुरू हो जाएगा। सेकेंड ये है कि आम जनता को करप्शन जो दिखाई देता है काला धन के रूप में, वो एक्चुअली काला धन तो एक हिस्सा है, मैंने बार बार बोल रहा हूँ, वो है इंडस्ट्री में। वो इंडस्ट्री तो गोल्ड, रियल एस्टेट और स्विस बैंक में चला गया। तो आम जनता, जो सरकार ने सोचा था कि आम जनता थोड़ा कष्ट उठाएंगे, लेकिन वो सरकार को पक्ष में जाएंगे, इसलिए कि वो लगेगा कि ब्लैक मनी को वो प्रॉब्लम हो जा रहा है, लेकिन वो नहीं हो रहा है। इम्प्लीमेंटेशन का वो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। और इसको वजह से मेरा ख्याल से ये जो कदम है, इसको इफेक्टिविटी थोड़ा बहुत ही रहेगा। और ये जो इफेक्टिविटी रहेगा, बिकॉज इलीगल एक्टिविटी थोड़ा कम होगा, ये होगा, लेकिन इसको कॉस्ट इज ह्यूज हम लोगों का तरफ से, सप्लाई चेन और जो ऑर्डिनरी पीपल का ह्यूज। तो ये छोटा 3%, 5% पीपल के लिए, वो एक्चुअली 3%, 5% है नहीं। एक्चुअली इंडस्ट्री को टारगेट करना चाहिए, सर्विस को टारगेट करना चाहिए, टैक्स रिफॉर्म होना चाहिए, है ना, चार्टर्ड अकाउंट को बोलना चाहिए। उसको तो टारगेट किया ही नहीं। जो 95%, 98% हम लोगों का हालत खराब हो गया। ठीक है, इसलिए राजनीतिक रूप से आम लोगों ने अपना मन इस सवाल पर नहीं बनाया है कि वो इसके खिलाफ हैं या पक्ष में हैं। ये बात मैं मानता हूं। इसलिए गेंद पूरी तरीके से मोदी जी के पाले में है। उनको अपनी व्यवस्था सुधारनी है। अगर महीना भर यही चलता रहा तो 50 दिन जो उन्होंने मांगे हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे। उससे पहले ही उनका 40 हो जाएगा। लेकिन उनको मैं आपको बता रहा हूं,
है? लेकिन उनको भी तो पता है, तो इस पे वो काम उनको हो रहा पता होगा। है, इसीलिए हाँ। मैं कह रहा हूं उन्होंने आर और पार का दांव खेला है। हाँ। उसमें देखिए क्या होता है, हम लोग कुछ नहीं कह सकते, लेकिन भारत बहुत बड़ा देश है, बिल्कुल, इसीलिए भारत की संसद भी बड़ी है, हाँ। इसीलिए भारत की नौकरशाही भी बड़ी है, सब कुछ भारत में बड़ा है, हाँ। इसीलिए उन्होंने बहुत बड़ा दांव खेला है। क्या होगा ये हम नहीं कह सकते, मेरी बुद्धि कहती है कि उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और विफलता ही, वो तेजी के साथ विफलता की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि करना बहुत नामुमकिन है। ये भविष्य पुराण चलिए है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन जो सरकार का या जो किसी भी राजनीतिक पार्टी का जो रिपोर्ट कार्ड होता है वो चुनाव में ही आता है। और ये रिपोर्ट कार्ड जो है पहली, जिसको कहेंगे अगर हाफ ईयरली परीक्षा अगर उसको हम माने तो यूपी चुनाव हो सकता है 2017 में, सबसे पहला रिपोर्ट कार्ड वही होगा, उसके बाद 2019 का। तो जो फौरन जो असर होगा वो 2017 के यूपी चुनाव पर हो सकता है, उसमें हम देखेंगे कि कहां पर क्या होता है। लेकिन असली जो परीक्षा है वो शायद 2019 की होगी और शायद नजर भी सबसे ज्यादा उसी पर होगी। तो मुकाबला में आज इतना ही। मेरे सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नमस्कार।